Good morning, class. Today we will start a chapter that is cash flow statement. So what is cash flow statement? It is that statement which show inflow and outflow of a cash during a particular accounting year. एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के दौरान बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है. क्लियर? एंड ये हमें सिर्फ यही नहीं बताता कि कितना कैश आया एंड कितना कैश गया. इट ऑल्सो टेल्स द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वी कैन से फ्रॉम वेयर वी अरेंज द कैश एंड ऑन विच यूज वी अप्लाई द कैश. इट मीन्स ये सोर्सेज और एप्लीकेशन भी हमें बताता है. क्लियर? अब बात अराइज होती है यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां से हमें कैश रिसीव भी होता है और कहां पर हम कैश को यूज भी करते हैं. सो दोज एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. So I will explain you one by one in today class. So what is operating activities? Operating activities are those activities which help in generating the revenue of a firm. वो एक्टिविटी जो कि रिवेन्यू को जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है. क्लियर? वो एक्टिविटीज कहलाती है ऑपरेटिंग. मीन्स ऑपरेट करना ताकि कोई काम चलता रहे. तो बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है दोज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. क्लियर? तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें किस किस तरीके से और वी कैन से कहां से तो कैश मिलता है और कहां हम अप्लाई करते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताया अभी मैंने आपको ऐसी एक्टिविटी जो रिवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है. तो इट मीन्स अगर मैं कहूं कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को सेल करने पर जो भी आपको कैश रिसीव हुआ ऑब्वियसली वो किस एक्टिविटीज में आएगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. एंड कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वो भी हमारी किस हेड के अंदर आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के. थर्ड वन इज कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशन. आपका बिजनेस है कोई भी सर्विसेज रेंडर करने का तो आपने सर्विसेज रेंडर की उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी फी रिसीव हुई, कमीशन रिसीव हुआ तो वो भी हमारी एक्टिविटीज कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब पेमेंट किस किस तरीके से हो सकती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? गुड्स यूं ही तो सेल हो नहीं जाती, पहले आपने उसे या तो मैन्युफैक्चर किया होगा या फिर परचेज किया होगा. तो कैश पेमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स को जब परचेज किया था तो जो पेमेंट करी थी वो हमारी किस हेड में आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. नेक्स्ट इज कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. It also come under the head operating activities. Clear? And cash payment to the employees को किसी तरीके की हमने पेमेंट करी है, लाइक मैं कहूँ वेजेस की पेमेंट करी है आपने, सैलरीज पेमेंट करी है, तो ये सब भी हमारी किस हेड के अंदर आएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के. क्लियर? तो जो फर्स्ट 3 हेड थे वो किस चीज को शो कर रहे थे? इनफ्लो को. एंड जो लास्ट 3 हेड बताए वो किस को शो कर रहे हैं? हमारे आउटफ्लो को. क्लियर? तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है हमारा? मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जिनकी हेल्प से हमें रिवेन्यू को अपना इनहेंस करने में हेल्प मिलती है. लाइक मैं कहूं आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी
तो ऐसे एसेट्स को एक्वायर करना, ऐसे रिसोर्सेज को एक्वायर करना जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो वो सब हमारा किस हेड के अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो अब सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कैश पेमेंट ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आपने परचेज किया तो जो पेमेंट करी है वो हमारी किस साइड के अंदर आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्लियर? कैश पेमेंट ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। आपने कोई शेयर्स परचेज करें, डिवेंचर्स परचेज करें या एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और वी कैन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आपने अभी करंटली विद इन 1 ईयर सेल नहीं करना। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ परचेज करी है तो वो भी किस साइड के अंदर आती है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर अब जो रिसिप्ट होगा वो भी हमारा किस हेड में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये दोनों हेड तो किसको शो कर रहे थे, कैश आउटफ्लो को। और अब जो मैं आपको बता रही दैट इज अबाउट इनफ्लो ऑफ अ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, debentures, any other type of security. Or we can say cash received from non-current investment, from sale of non-current investment. Non-current investment को सेल करने पर जो रिसिप्ट होगा that will be under investing activities. Clear? Next is अब यहां पर देखो हमने शेयर्स को परचेज किया था। आप किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज करे तो उस पर आपको क्या रिसीव होगा, डिविडेंड। सो इट मीन्स डिविडेंड रिसीव्ड विल ऑल्सो कम अंडर द हेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? एंड डिवेंचर्स अगर आपने बॉन्ड्स परचेज करे हैं तो वहां पर परचेज करने पर अब आपको क्या रिसीव होता है, इंटरेस्ट। तो इट मीन्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑल्सो कम अंडर द हेड investing activities. Clear? And rent received also come under the head investing activity. So these 5 items come under the head inflow of a cash from investing activities. Clear? So this was about the investing activities. What items come under the head investing? I explain you one by one. Now I will explain you which activities are come under financial activities. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, कैश को अरेंज करना। राइट? आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास कैश नहीं है तो उस कैश को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, फाइनेंस करना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आएंगे, आपने कहीं से भी कैश एक्वायर कराओ, लाइक कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। वहां बात की गई थी परचेज की, किसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज किए थे। शेयर्स को परचेज करना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, लेकिन हेयर यू आर इशूइंग द शेयर। यहाँ पर आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हो, ना कि आप परचेज कर रहे हो। परचेज तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करते हो, आपके पास फंड एक्स्ट्रा था तो आपने सोचा कि क्यों ना किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर लिया जाए। बट हेयर यू हैव प्रिक्योसिटी ऑफ अ फंड, आपके पास फंड की कमी है, इसलिए आप शेयर्स को इश्यू करके फंड को अरेंज करना चाहते हो। तो शेयर इश्यू करना, डिवेंचर्स इश्यू करना, बॉन्ड इश्यू करना, एनी टाइप ऑफ अदर सिक्योरिटीज। क्लियर?
इन सबको इश्यू करके जो कैश रिसीव होगा दैट विल बी कम अंडर हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक तो हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को इश्यू करके कैश एक्वायर कर सकते हैं और वी कैन रिसिप्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने किसी से लोन ले लिया, बैंक लोन लिया, मॉर्गेज लोन लिया, एनी टाइप ऑफ लोन विच यू हैव एक्वायर्ड विल ऑल्सो कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता है आप सबको, मीन्स बैंक में आपके अकाउंट में जितनी मनी होती है उससे ज्यादा मनी जब आप विड्रॉ करते हो दैट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो आपने फंड ज्यादा निकाल लिया तो एक तरीके से कैश को आपने क्या की है, अरेंज की है। और कैश क्रेडिट जो होता है वहां से आप अगर मनी को अरेंज कर रहे हो तो वो भी क्या कहलाता है हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ऑल दिस फॉर अबाउट द इनफ्लो ऑफ अ कैश। अब आउटफ्लो के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आ सकती है, शेयर को इश्यू कभी किया है तो उनको पेमेंट भी तो करनी होती है, तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड लोन। किसी तरीके की लोन की पेमेंट करी, डिबेंचर्स जो एक्वायर किए थे उनका रिडम्पशन कर रहे, इट मींस रीपेमेंट कर रहे, बॉन्ड्स की रीपेमेंट कर रहे, दैट विल बी कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड शेयर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता, दैट इज शेयर्स का बाय बैक किया जाता है, खुद से कंपनी अपने शेयर होल्डर से परचेज कर लेती है, तो उन्हें पेमेंट ही तो दे रही है एक तरीके से, बट वहां रिडम्पशन टर्म यूज ना हो कि क्या टर्म यूज होती है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। एंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक से आपने ज्यादा पैसा विड्रॉ किया था, वही आपको बैंक को वापस लौटा दोगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, आपने बैंक से किसी सिक्योरिटी को मॉर्गेज रख के अमाउंट विड्रॉ करी थी, अब उसमें कमी आ गई, इट मीन्स आपने बैंक को पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे दो और आइटम्स आएंगी। शेयर अगर हम इश्यू करती है कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है तो कंपनी को अपने कंपनी के शेयर होल्डर को क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड। सो डिविडेंड पेड ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। वहां बात की गई थी डिविडेंड रिसीव की, डिविडेंड वहां रिसीव क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था और परचेज करने पर हमें डिविडेंड रिसीव होता है, लेकिन यहाँ हम इश्यू कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। लाइकवाइज आपने लोन लिया है या डिवेंचर्स इश्यू करें तो उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेड ऑल्सो कम अंडर द हेड फाइनेंसिंग activities. Clear? So all these 6 terms, repayment of debentures, bonds, any type of loan, buyback of equity shares, decrease in bank overdraft, decrease in cash credit, dividend paid, interest paid, these come under the head financing activities. Clear? Now I also want to explain you the difference between cash budget and cash flow. कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। जो हमारा कैश बजट होता है, बजट हमेशा ईयर की बिगिनिंग में प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स कैश बजट में तो हम ये डिसाइड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वी कैन से एस्टिमेट लगाते हैं कि कहाँ से हमें कितना कैश अरेंज होगा और ड्यूरिंग द ईयर हम कहाँ कितना कैश अप्लाई करेंगे। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ये पास्ट फिगर्स पर डिपेंड है, क्योंकि देखो हमने जो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई उसमें हमने क्या किया कि कहाँ से आया था और कहाँ हमने यूज किया, तो पास्ट फिगर्स पर डिपेंड है ना। लेकिन कैश बजट में हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कहाँ से कितना कैश रिसीव होगा और हम कहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश बजट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. Thank you, and in next video I will explain you the format of cash flow statement.